तो दोस्तों 103 वर्ल्ड कप मैचेस के बाद अब हम आ पहुंचे हैं उस स्टेज पर जिसका हर फुटबॉल फैन इंतजार करता है। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। एक तरफ है डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना, जो बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतकर हिस्ट्री में अपना नाम और भी बड़े अक्षरों में लिखना चाहती है। ऐसा काम लास्ट टाइम ब्राजील ने 1958 और 1962 में किया था, इसलिए अर्जेंटीना के पास एक रेयर अचीवमेंट हासिल करने का मौका है। और दूसरी तरफ है स्पेन, जो लुइस de la Fuente के अंडर अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीतने का सपना लेकर उतर रही है। De La Fuente ने पहले ही यूरोज जीतकर अपनी क्वालिटी दिखा दी है और अब वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी अपने कैबिनेट में ऐड करना चाहता है। इस फाइनल में टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं होगी। एक तरफ लमिन यमाल, निको विलियम्स, रॉड्री, कुबार्सी जैसे प्लेयर्स होंगे, तो दूसरी तरफ मेसी, एंजो फर्नांडिस, जूलियन एल्वारेस और लोतारो मार्टिनेज जैसे मैच विनर्स होंगे। मतलब सिर्फ दो टीम्स नहीं, दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर्स एक ही पिच पर होंगे। इसलिए हर एंगल से देखा जाए तो ये वर्ल्ड कप का एक अनफॉरगेटेबल फाइनल बन सकता है। अब टैक्टिक्स की बात करने से पहले चलो थोड़ा इस फाइनल के नैरेटिव्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में सिर्फ फुटबॉल नहीं, कहानियां भी इंटरेस्टिंग होती है। आखिरी बार ये दोनों टीम्स 2018 में मिली थी और उस मैच में स्पेन ने अर्जेंटीना को 6-1 से हरा दिया था। उस वक्त अर्जेंटीना का कोच था जॉर्ज सैम्पाओली, और सच कहूं तो वो टीम हर डिपार्टमेंट में बिखरी हुई लग रही थी। ना क्लियर टैक्टिक्स थी, ना टीम स्पिरिट, और परफॉर्मेंस तो एक्सपेक्टेशंस के आसपास भी नहीं थी। दूसरी तरफ स्पेन उस वक्त वर्ल्ड कप जीतने की स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रही थी, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से जस्ट पहले मैनेजर को लेकर जो केओस हुआ उसने उनका पूरा कैंपेन हिला दिया। मतलब दोनों टीम्स अपने अपने रीजन्स की वजह से वर्ल्ड कप में अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन सिर्फ कुछ सालों बाद पिक्चर बिल्कुल बदल चुकी है। स्पेन ने लुइस de la Fuente के अंडर एक यंग जनरेशन को डेवलप किया है, जबकि अर्जेंटीना ने लियोनेल स्कलोनी के साथ एक ऐसी विनिंग मेंटेलिटी बनाई जो लगातार बड़े टूर्नामेंट्स में जीत रही है। अगर स्पेन ये वर्ल्ड कप जीत जाती है तो लुइस de la Fuente का मैनेजरियल करियर एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। उसने स्पेन के यूथ लेवल्स पर अंडर 19 और अंडर 21 के साथ ट्रॉफीज जीती, फिर सीनियर टीम को यूरोपियन चैंपियन बनाया, और अब अगर वर्ल्ड कप भी जीत गया तो उसका रिकॉर्ड सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। मुझे तो कभी कभी लगता है उसके बाइसेप्स से ज़्यादा उसका ट्रॉफी कैबिनेट ग्रो कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ de la Fuente की नहीं है, ये पूरी स्पेनिश जनरेशन के लिए डिफाइनिंग मोमेंट होगा। लमिन यमाल, निको विलियम्स, कुबार्सी और बाकी यंग स्टार्स अभी भी अपने करियर के शुरुआती फेज में है, और 2030 वर्ल्ड कप जब स्पेन होस्ट करेगी तब ये प्लेयर्स अपने प्राइम में होंगे। इसलिए ये ट्रॉफी सिर्फ आज की सक्सेस नहीं, बल्कि अगले कई सालों के डोमिनेंस की फाउंडेशन भी बन सकती है। कुछ साल पहले लोग कहने लगे थे कि स्पेनिश फुटबॉल का गोल्डन एरा खत्म हो चुका है और ला लीगा पहले जैसी नहीं रही, लेकिन स्पेन ने अपनी फुटबॉल फिलॉसफी कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने पेशेंस रखा और नए प्लेयर्स को तैयार किया, और वही आइडेंटिटी मेंटेन रखी जिसने उन्हें पहले भी सक्सेसफुल बनाया था। और इसी वजह से आज ये टीम किसी भी ओपोनेंट से डरकर नहीं, बल्कि अपने फुटबॉल पर भरोसा रखकर फाइनल में उतर रही है। वहीं अर्जेंटीना के लिए कहानी और भी बड़ी है। अगर वो ये वर्ल्ड कप भी जीत जाते हैं तो बहुत से लोग इस जनरेशन को इंटरनेशनल फुटबॉल की ग्रेटेस्ट टीम्स में शायद टॉप 2 या टॉप 3 टीम्स ऑफ ऑल टाइम में रखना शुरू कर देंगे। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बहुत लोगों के दिमाग में एक ही सवाल था, अर्जेंटीना कोपा अमेरिका 2024 जीत चुकी है, लेकिन क्या वो बैक टू बैक वर्ल्ड कप भी जीत सकती है? क्या इस स्क्वाड के पास पूरे टूर्नामेंट की इंटेंसिटी हैंडल करने की फिटनेस है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेसी एक बार और इतना फिजिकली डिमांडिंग वर्ल्ड कप निकाल पाएगा? लेकिन अब फाइनल तक पहुंचने के बाद इन सारे सवालों के जवाब अर्जेंटीना ने अपनी परफॉर्मेंस से दिए हैं। हाँ, टूर्नामेंट के दौरान कुछ रेफरिंग डिसीजंस को लेकर कंट्रोवर्सी जरूर हुई, कुछ कॉल ऐसे थे जिन पर सबने काफी डिबेट की, लेकिन अगर पूरे टूर्नामेंट को देखा जाए तो अर्जेंटीना का सफर किसी भी एंगल से इजी नहीं था। उन्होंने प्रेशर वाले, इमोशनल और केओटिक मैचेस खेले हैं, और सच कहूं तो यही अर्जेंटीना की आइडेंटिटी बन चुकी है। ये टीम कभी कंफर्टेबल तरीके से नहीं जीती। हर मैच में स्ट्रगल होता है, टेंशन होती है, कभी मोमेंटम इधर जाता है, कभी उधर, लेकिन जब गेम अपने टफेस्ट मोमेंट पर होता है तब ये टीम किसी न किसी तरह वापस खड़ी हो जाती है। शायद इंडिविजुअल टैलेंट के मामले में ये स्क्वाड 2000 वाली अर्जेंटीना जितनी नेचुरली गिफ्टेड ना हो, लेकिन टीम केमिस्ट्री, एक दूसरे के लिए लड़ने की फीलिंग्स और कभी ना गिव अप करने वाली मेंटेलिटी, उसमें ये टीम डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास है। और अगर अर्जेंटीना ये फाइनल भी जीत जाती है तो सिर्फ एक और ट्रॉफी नहीं मिलेगी, बल्कि इस जनरेशन की लेगेसी हमेशा के लिए फुटबॉल हिस्ट्री में लिख दी जाएगी। मेसी के नाम एक और वर्ल्ड कप आ जाएगा, और फिर गोट डिबेट में उसके खिलाफ आर्गुमेंट्स देना और भी मुश्किल हो जाएगा। इस टूर्नामेंट में भी मेसी ने कई क्रूशियल मोमेंट्स पर टीम को लीड किया है, और उसके साथ मैकएलिस्टर, एंजो फर्नांडिस, लोतारो मार्टिनेज और जूलियन एल्वारेस जैसे प्लेयर्स ने भी तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी है।
अगर ये टीम ट्रॉफी उठाती है तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉल हिस्ट्री का चौथा वर्ल्ड कप होगा और ये पूरी जनरेशन हमेशा के लिए लेजेंडरी स्टेटस हासिल कर लेगी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों फाइनलिस्ट ने अपने ही देश के मैनेजर्स पर भरोसा किया। आज तक किसी फॉरेन मैनेजर ने किसी दूसरे नेशन को वर्ल्ड कप नहीं जिताया। अर्जेंटीना ने लियोनेल स्कलोनी को उस वक्त अपॉइंट किया था जब बहुत लोगों को उसके एक्सपीरियंस पर डाउट था, लेकिन वही डिसीजन उनकी फुटबॉल हिस्ट्री का बेस्ट डिसीजन बन गया। वहीं स्पेन ने किसी बड़े नाम के पीछे भागने की बजाय लुइस दे ला फ्युएंटे को प्रमोट किया, जो यूथ टीम्स के साथ सालों से काम कर रहा था। दोनों फेडरेशंस ने अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पर ट्रस्ट किया और आज दोनों उसका रिवॉर्ड वर्ल्ड कप फाइनल के रूप में देख रही है। अब अगर टैक्टिक्स की बात करें तो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि अर्जेंटीना इस फाइनल को अप्रोच कैसे करेगी। मेरा मानना है कि वो शायद थोड़ा कॉशियस और डिफेंसिवली सॉलिड गेम प्लान लेकर उतरेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंग्लैंड के अगेंस्ट देखने को मिला था। उस मैच में अर्जेंटीना खुद से ओपन गेम नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें इंग्लैंड की पेस और काउंटर अटैक्स का खतरा पता था। इसलिए उन्होंने हाई प्रेसिंग करने की बजाय अपनी डिफेंसिव शेप मेंटेन रखना ज़्यादा ज़रूरी समझा। लोतारो मार्टिनेज, कूती रोमेरो और पारादेस जैसे प्लेयर्स ने डिफेंसिवली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और जैसे ही अर्जेंटीना को लीड मिली, उन्होंने गेम का टेम्पो कंट्रोल करना शुरू कर दिया और इंग्लैंड को प्रेशर लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन स्पेन एक बिल्कुल अलग चैलेंज है। ये टीम हर मैच में बॉल को कंट्रोल करना चाहती है और हर गेम का रिदम खुद डिसाइड करना चाहती है, चाहे लोग उनकी फुटबॉल को पोजीशन बेस्ड फुटबॉल बोले, स्लो बोले या कभी कभी बोरिंग भी कहे। स्पेन अपनी फिलॉसफी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। फ्रांस की तरह वो सिर्फ फास्ट ट्रांजिशन पर डिपेंड नहीं करते। स्पेन शॉर्ट पासिंग, ट्रायंगल्स, पोजिशनल मूवमेंट और कॉम्बिनेशन प्ले के थ्रू ओपोजिशन की प्रेसिंग को तोड़ती है और धीरे धीरे मैच पर कंट्रोल बना लेती है। इस फाइनल का सबसे बड़ा टेक्टिकल बैटल यही होगा कि अर्जेंटीना स्पेन की पोजीशन और मोमेंटम को डिसरप्ट कर पाएगी या स्पेन अपने फुटबॉल से अर्जेंटीना को डिफेंड करने पर मजबूर कर देगी। स्पेन ने इस वर्ल्ड कप में चांसेस तो काफ़ी क्रिएट किए हैं, लेकिन अर्ली गोल स्कोर करने में उन्होंने कुछ मैचेस में स्ट्रगल भी किया है और अगर फाइनल में भी उन्हें पहला गोल जल्दी नहीं मिलता तो अर्जेंटीना जैसी एक्सपीरियंस ओपोनेंट्स के खिलाफ गेम और भी टफ हो सकता है। इस फाइनल का पहला गोल बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर स्पेन जल्दी लीड ले लेती है तो अर्जेंटीना को नेचुरली अपने डिफेंसिव शेप छोड़कर आगे आना पड़ेगा और जैसे ही अर्जेंटीना ज़्यादा प्लेयर्स को अटैक में भेजेगी, स्पेन को ज़्यादा स्पेस मिलने लगेगा जहां वो अपना पोजिशनल गेम और कॉम्बिनेशन प्ले दिखा सकती है। एक और बैटल जिस पर सबकी नज़रें रहेंगी वो होगी लमीन यमाल वर्सेस ताgliafico। अगर लमीन को बार बार वन ऑन वन सिचुएशंस मिलती है तो वो किसी भी डिफेंडर के लिए खतरा बन सकती है। ताgliafico एक्सपीरियंस ज़रूर है, लेकिन लमीन की स्पीड, ड्रिबलिंग और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को 90 मिनट तक कंट्रोल करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। इसी तरह अगर अर्जेंटीना के फुल बैक्स एज या पेस की वजह से एक्सपोज होते हैं तो स्पेन उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश करेगी। दूसरी तरफ स्पेन के लिए भी सवाल होगा कि कुकुरेया और अपने फुल बैक्स को कितनी फ्रीडम दी जाए। क्या वो हमेशा की तरह अटैक में ओवरलैप करेंगे या फिर फाइनल होने की वजह से थोड़ी सेफ अप्रोच रखेंगे, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए और बॉल लूज हो गई तो अर्जेंटीना के पास काउंटर का चांस होगा। डिफेंसिवली स्पेन का टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा है। कुबार्सी और लपोर्ट ने सेंटर बैक पेयरिंग में कमाल का बैलेंस दिखाया है और पूरी बैकलाइन ने मिलकर बहुत कम गोल्स कंसीड किए हैं, लेकिन फाइनल में उनका अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि अर्जेंटीना सिर्फ एक या दो प्लेयर से अटैक नहीं करती। मेसी, लोतारो मार्टिनेज, जूलियन एल्वारेज, एंजो फर्नांडिस और मैकेलिस्टर सब बॉक्स के आसपास डेंजरस मूवमेंट करते रहते हैं। इसलिए स्पेन को डिसाइड करना होगा कि वो एग्रेसिव हाई प्रेस करे या फिर डिफेंसिव शेप मेंटेन रखे, क्योंकि अगर आप अर्जेंटीना को प्रेस करते वक्त एक छोटी सी मिस्टेक भी कर देते हो तो मेसी और एंजो जैसे प्लेयर्स जो एक दो पास में पूरी प्रेस तोड़ सकते हैं। टीम सिलेक्शन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि लुइस दे ला फ्युएंटे अपनी विनिंग टीम में कोई बड़ा चेंज करेगा। स्पेन शायद वही सिस्टम और वही कोर लाइनअप लेकर उतरेगी जिसने उन्हें फाइनल तक पहुंचाया है। अर्जेंटीना की तरफ से कुछ टैक्टिकल एडजस्टमेंट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्कलोनी अपनी अटैकिंग आइडेंटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। हाँ, कुछ लोग सिमियोनी को बेंच करने की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर वो स्टार्ट करता है तो उसकी पेस स्पेन की हाई डिफेंसिव लाइन के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। और फिर वही बात, अगर अर्जेंटीना पहला गोल कर देती है तो मैच पूरी तरह बदल सकता है। फिर स्पेन को अटैक करना पड़ेगा और अर्जेंटीना को वही गेम मिलेगा जो उन्हें पसंद है, कॉम्पैक्ट डिफेंड करो और मौका मिलते ही काउंटर मारो। लेकिन अगर अर्जेंटीना पीछे चले गई तो कमबैक करना इतना आसान नहीं होगा। स्पेन इंग्लैंड या इजिप्ट जैसी टीम नहीं है जो प्रेशर में अपना स्ट्रक्चर लूज कर दे। ये टीम बॉल के साथ भी काम रहती है और बिना घबराहट के गेम कंट्रोल करना जानती है। फाइनल्स का एक्सपीरियंस अर्जेंटीना के फेवर में जरूर जाता है। पिछले कुछ सालों में इस ग्रुप ने लगातार बड़े फाइनल्स खेले हैं और प्रेशर हैंडल करना सीख लिया है। डिफेंसिवली भी अर्जेंटीना को स्मार्ट डिसीजंस लेने होंगे। स्पेन ट्रेडिशनल टारगेट मैन के साथ नहीं खेलती, इसलिए एरियल डुअल से ज़्यादा उन्हें ग्राउंड कॉम्बिनेशंस और क्विक पासिंग को रोकना होगा और इसी वजह से मिडफील्ड की बैटल सबसे इंपॉर्टेंट बैटल होगी। मिडफील्ड में मैकेलिस्टर, एंजो फर्नांडिस और पारादेस का सामना होगा रॉड्री, फाबियान लुइस और पेड्री जैसे टेक्निकली ब्रिलियंट मिडफील्डर से, जो टीम
टीम इस एरिया को कंट्रोल करेगी, उसके मैच जीतने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। सवाल सिर्फ फिजिकल बैटल का नहीं बल्कि पोजीशनिंग, पासिंग और डिसीजन मेकिंग का भी है। और फिर आता है सबसे बड़ा नाम, लियोनेल मेसी। इस वर्ल्ड कप में मेसी सिर्फ एक पोजीशन पर नहीं खेला, कभी फॉल्स नाइन, कभी नंबर 10 तो कभी विंग्स पर। इसी फ्रीडम की वजह से उसे मार्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर स्पेन किसी तरह मेसी के इन्फ्लुएंस को लिमिट कर देती है तो उनकी वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर मेसी को गेम चलाने का मौका मिल गया तो अर्जेंटीना को रोकना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। सोचो 39 ईयर्स ऑफ एज में भी वो कितनी हाई लेवल पर परफॉर्म कर रहा है। खुद मेसी ने कहा था कि उसने टूर्नामेंट के लिए काफ़ी पहले से अपनी फिटनेस और प्रिपरेशन पर फोकस किया था। शायद इसीलिए वो एक बार फिर फुटबॉल हिस्ट्री में अपनी लेगेसी को और भी बड़ा बनाना चाहता है। पिछले 5 सालों में अर्जेंटीना ने क्रिटिसिज्म, प्रेशर और गंदी सिचुएशन सब देखी है, लेकिन हर बार वो और स्ट्रांग बनकर निकली है। इसलिए उन्हें बिग गेम टीम कहा जाता है। और जब फाइनल शुरू होगा तो सिर्फ टीम बैटल ही नहीं, इंडिविजुअल बैटल्स भी देखने लायक होंगी। लमीन यमाल वर्सेस मेसी, रॉड्री वर्सेस एंजो फर्नांडिस, मैकअलिस्टर वर्सेस फाबियान रुइस। और अगर सिमियोनी स्टार्ट करता है तो उसका डुअल भी स्पेन के डिफेंडर्स के साथ काफ़ी इंटेंस हो सकता है। ये वही मोमेंट होगा जो शायद डिसाइड करेगा कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी आखिरकार किसके हाथ में जाएगी। प्रिडिक्शन की बात करूँ तो मैंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही स्पेन को सपोर्ट किया था। मुझे लग रहा था कि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा ये टीम और अच्छी होती जाएगी। लेकिन एक चीज़ जिसने वो सरप्राइज़ किया है वो ये है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अर्जेंटीना इंग्लैंड को हरा देगी और इतने केओस वाले मैचेस के बाद भी हर बार अपना लेवल और ऊपर लेके जाएगी। इसी क्वालिटी की वजह से वो फाइनल तक पहुंची है। और अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या अर्जेंटीना की लेट विनिंग मेंटेलिटी स्पेन जैसे टेक्निकली एलाइट टीम के खिलाफ भी काफ़ी होगी? ये फाइनल मुझे ऑलमोस्ट कॉइन फ्लिप जैसा लग रहा है। एक साइड पर लगता है शायद डेस्टिनी अर्जेंटीना के साथ हो और वो बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतकर हिस्ट्री बना दे। दूसरी तरफ स्पेन है जो अपनी दूसरी वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतकर एक नई एरा की शुरुआत कर सकती है। और जब आप लमीन यमाल की एज और उसके अचीवमेंट्स को देखते हो तो सच में सोच कर ही हैरानी होती है कि वो इतनी कम एज में किस लेवल का फुटबॉल खेल रहा है। और अगर मुझे एक फाइनल प्रेडिक्शन देनी हो तो मैं स्पेन को चूज़ करूंगा। मुझे लग रहा है स्पेन ये फाइनल 90 मिनट्स में जीत सकती है। लेकिन अगर ये मैच एक्स्ट्रा टाइम में पेनल्टीज तक चला गया तो मेरा बिलीव अर्जेंटीना की तरफ शिफ्ट हो सकता है। उनाई सिमोन पेनल्टी शूटआउट्स में कैपेबल गोलकीपर है, लेकिन अर्जेंटीना ने पिछले कुछ सालों में प्रेशर सिचुएशंस में जो मेंटेलिटी दिखाई है उस वजह से शूटआउट में मैं उन्हें थोड़ा एज दूंगा। इसलिए मुझे लगता है कि स्पेन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी कि मैच को 90 मिनट्स के अंदर ही खत्म करे। और स्पेन के लिए परफेक्ट सिनेरियो होगा कि वो एक अर्ली गोल स्कोर करे, फिर एक सेकेंड हाफ में एक और गोल स्कोर करे और फिर गेम पर पूरा कंट्रोल बना ले। और उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि अर्जेंटीना लास्ट 10 से 15 मिनट में पूरा प्रेशर बनाएगी। शायद एक गोल भी आ जाएगा जो मैच को बिल्कुल इंटेंस बना देगा। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से स्पेन किसी तरह वो प्रेशर एब्जॉर्ब करके ट्रॉफी उठा लेगी। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि ये प्रेडिक्शन पूरी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं है। इसलिए अब मैं तुमसे भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे हिसाब से वर्ल्ड कप चैंपियन कौन बनेगा। अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट्स में ज़रूर बताना और फाइनल की मज़े लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।